हेलो बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। जो सेल इन्होंने खोजा था वो कैसी थी? मृत अवस्था में थी। तो मृत अवस्था में जो कोशिका मिली थी वो किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? खोज दोनों ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और सॉन ने दिया था। सेल का सिद्धांत यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और सॉन ने। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे में होती है। मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। मानव में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन होती हैं। विभाजन रहित कोशिका होती है न्यूरॉन। ठीक है। जो न्यूरॉन इसमें विभाजन नहीं होता है, ये विभाजन नहीं करती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में पाया जाता है। और तेज विभाजन वाली कोशिका हमारी लीवर में पाया जाता है, क्योंकि लीवर जो है जैसे ख़राब हो जाता है तो उसका अपने आप को ये ठीक कर लेता है। क्यों ठीक कर लेता है? क्योंकि इसमें तेज विभाजन वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमारी कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर के हमारे जो क्या है, क्या बना देता है? शरीर बना देता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है? कोशिका। ठीक है। कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं और सारे अंग मिलकर के क्या बना देते हैं? शरीर बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ सेल। ठीक है। कोशिकाओं के हम पार्ट जिसमें पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी होते हैं। कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। ठीक है। जैसे ये सेल है, ये क्या है? आपकी कोशिका है। तो ये जो आपकी ये झिल्ली है, इसके बारे में ये क्या है? आपकी कोशिका झिल्ली है। ठीक है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन किसमें? प्लाज्मा झिल्ली के कहाँ किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पादप में और जंतु में दोनों में। पादप में पेड़ पौधे आते हैं, जंतु में जीव जंतु जितने आते हैं, जानवर मानव जो भी जीव जंतु हैं वो दोनों में पाया जाता है। पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कुछ भी बोलो इनको, तो ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ये आपकी कोशिका है। कोशिका के सभी अंग, जैसे इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, राइबोसोम आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, ये सारे पार्ट्स जो भी हैं ये इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में रहते हैं। समझ आ गया होगा कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती हैं। और ये एनिमल और कितने प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति। दूसरा हमारा क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है। ये था झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, और ये क्या है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। तो ये केवल पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में केवल पाया जाता है। सेल वॉल जो है किस में पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। सेल्यूलोज की
बनी होती हैं और ये क्या करता है, ये सेल को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल में। ये देखिए, ये झिल्ली है और ये इसकी वॉल है। ठीक है, भित्ति है ये। तो ये क्या है, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप सेल, पादप में। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे पौधे का जो तना होता है ना, वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। उससे क्या बनते हैं, कॉपी है, पेन है, सॉरी कॉपी है, पेज है, ये सब बनते हैं, सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तीसरा हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका भी बोलते हैं। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। जो क्रेब्स चक्र होता है, ये क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे चलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी बनता है। जब ये क्रेब्स चक्र होता है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, क्रेब्स चक्र में क्या होता है, एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। चलिए आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाकर साइकिल चलाता है, जिसकी खोज क्रेब्स ने की थी। ये इसकी खोज किसने की थी, क्रेब्स ने खोजा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाकर के क्या करता है, एक साइकिल चलाता है, क्रेब्स। ठीक है, तो इसकी खोज की थी क्रेब्स ने। चलिए आगे देखते हैं, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका कार्य क्या है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ये परिवहन का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन और ऊर्जा का परिवहन करता है, पूरे शरीर को बैलेंस करता है, ऊर्जा और प्रोटीन पहुंचा करके। ठीक है, क्या करता है, परिवहन करता है, किस चीज़ का करता है, प्रोटीन का और ऊर्जा का, पूरे शरीर को बैलेंस करता है। ठीक है, और ऊर्जा प्रोटीन पहुंचाता है पूरे शरीर में बराबर मात्रा में। चलिए आगे पढ़ते हैं, रसधानी यानी वैक्यूल्स। ठीक है, जल संग्रह का कार्य करता है। ये जो वैक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, जल संग्रह का कार्य करते हैं। पादप का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और जंतु का वैक्यूल छोटा होता है। इसमें 65% पानी का संग्रह होता है वैक्यूल्स में। ठीक है, वैक्यूल्स में पानी का संग्रह कितना होता है, 65% होता है। और दूसरा क्या हमने पढ़ा कि पादप का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और जंतु का वैक्यूल क्या होता है, छोटा होता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। चलिए आगे अगला पढ़ते हैं, तारक काय यानी इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं। इसकी खोज की थी बोबरी ने। तारक काय की खोज यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबरी ने की थी। और इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन का काम है, पुनर्निर्माण का काम है, लीवर में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का देखो कितना इम्पॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है सेल डिवीज़न करता है, पुनर्निर्माण का कार्य करता है। लीवर जैसे कुछ पार्ट खराब हुआ तो ये अपने आप को लीवर ठीक कर लेता है। तो ये क्यों ठीक कर लेता है, सेंट्रोसोम की वजह से। ये किस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है और ये ब्रेन में नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता,
ब्रेन में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है, 90% पाया जाता है न्यूरॉन। फिर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, और शॉर्ट में बोलते हैं ER। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एक कंकाल की तरह काम करता है। ये 2 प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर कैसे काम करता है? एक कंकाल की तरह काम करता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पार्ट होता है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें वसा का निर्माण होता है, ठीक है, और रफ में राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने जैसे खुरदरा जो होता है, तो ये राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक कंकाल की तरह काम करता है कोशिका के अंदर, और ये 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और स्मूथ, ये चिकना होता है, तो ये क्या होता है? वसा का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राइबोसोम, हम क्या पढ़ेंगे अब? राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी खोज की थी पैलाडे ने, ठीक है। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। और ये 2 प्रकार का होता है राइबोसोम, 2 टाइप का होता है। सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है 70S, ये छोटा होता है, और ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। और कोफिशिएंट होता है ये 80S होता है, ये बड़ा होता है, और ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। ये 70S छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80S बड़ा होता है, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इतना हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ठीक है, और ये केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे पार्ट इसमें कोशिका के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, के बीच में होता है और बड़े पार्ट में होता है। तो इसे सेल का यानी कोशिका का क्या कहते हैं? इसको हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है सबको, जो सेल के अंदर सब जो जितने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जितने भी हैं, इनको सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। देखता है कि कौन अपने अपना काम कर रहे हैं सही से कि नहीं कर रहे हैं, तो इनको सबको कंट्रोल करता है। और इसको, न्यूक्लियस को कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। कंट्रोलर कहते हैं किसको? न्यूक्लियस को, केंद्रक को। इसके अंदर क्रोमोसोम, इस ये न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, DNA और RNA पाया जाता है, और प्रोटीन 10% पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार और, खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। सेल को कंट्रोल करता है, यानी कोशिका कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम, DNA, RNA
होता है यानी पाया जाता है, और प्रोटीन 10% पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। चलिए अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो गला देता है। ठीक है, ये इतना होता है, तेज होता है कि ये जो लिक्विड होता है ये सबको गला देता है, पाचन कर देता है। कोशिकीय पाचन करता है कौन? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम जैसे कोई इसमें से ये जो हैं सेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो जितने भी हैं, अगर इनमें से कोई ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करता है, ये लाइसोसोम उसको गला देता है। मान लो ये सड़ने लगेगा, ठीक है, तो इससे अच्छा ये क्या करता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया तो लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, गला देता है। ठीक है, जो पार्ट्स हैं अगर वो कोई मृत हो गया तो लाइसोसोम उसको गला देता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की से, जल अपघटक एंजाइम के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको कोशिकीय पाचन तंत्र भी कहते हैं। कोशिकीय पाचक होता है ये, कोशिका का पाचन कर लेता है कौन? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे मान लो ये जितने इसके अंदर सेल हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब जैसे काम करना बंद कर दिया तो ये क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर देता है ताकि ये और पूरे सेल को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इसको हम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए जब आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 डेज का होता है, 120 दिन रहता है। आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है ये सेल। तो जो आरबीसी है तो इसके अंदर तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 120 दिन की लाइफ साइकिल है और अपने लास्ट स्टेज में ये कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है, स्प्लीन के अंदर जाता है और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और इसमें इन सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। तो जब ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, मृत हो जाते हैं, तो लाइसोसोम उनको पाचन कर देता है, गला देता है, सड़ने नहीं देता मतलब। ठीक है, और अगर ये सारे काम करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम वहाँ पे तो सड़ जाएगा, तो वहाँ पे वो हो जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, पूरा अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और पूरी सेल को ही ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। कोशिकीय पाचन भी करता है और इसमें क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये है लाइसोसोम का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको जीव द्रव को जीवन की भौतिक इकाई भी कहते हैं। इसमें 80% जल होता है और ये जो जल है ये रंगहीन होता है। ठीक है, ये जल कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, 80% जल होता है। और जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, प्यास का आभास होने लगता है। और जीवन की ये भौतिक इकाई है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। तो इसके दो पार्ट हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। मान लो जैसे ये कोशिका है, सेल है, तो सेल के अंदर ये जो लिक्विड भरा रहता है, मान लो इसके अंदर सारे पार्ट्स भरे हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस भी है, इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें राइबोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें वैक्यूल है, इसमें सारे पार्ट्स इसमें भरे हुए हैं। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। इस वजह से इसमें एक जीव द्रव्य भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, ताकि वो अपनी जगह से हिल डुल ना सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो कोशिका के अंदर लिक्विड रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य रहता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है हमारा
जीवद्रव्य के बारे में हमने पढ़ा। तो ये आज हमने इसमें कोशिका के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा कोशिका के बारे में। चलिए, थैंक यू।